Good evening, dear students. Welcome to SBA Dangal Men's English course. In today's class, we will learn how to handle men's pattern. So, without wasting any time, let's start the class. Today's pattern is odd sentence. Very important for your men's exam. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मेंस एग्जाम के लिए ये पैटर्न. ओड सेंटेंस, इसमें एक सेंटेंस होता है ओड, उसको आपको फाइंड आउट करना है. तो मेथड अपना वही रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका. सबसे पहले आपके सामने डायरेक्शंस आएगी, उन डायरेक्शंस को आप लोगों ने रीड आउट करना है. उसके बाद आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन अपीयर होगा, फिर आपने उस क्वेश्चन को 1 मिनट का टाइम मिलेगा, उसमें आपको विद इन 1 मिनट आप लोगों ने उसका आंसर लाइव चैट के अंदर करना है. उसके बाद उसका मैं सोल्यूशन करवाऊंगा. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायरेक्शंस को. तो जल्दी से रीड आउट कीजिए डायरेक्शंस. आई थिंक आप लोगों ने डायरेक्शंस को रीड आउट कर लिया होगा. अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को. जैसे क्वेश्चन स्टार्ट, आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा. स्टार्ट. स्टॉप. अब स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना. तो यहाँ पे करना क्या था, आपको 5 सेंटेंसेस दिए गए, ए बी सी डी एंड ई. आपको एक सेंटेंस में ऐसा है जो आउट ऑफ थीम है, मतलब 4 सेंटेंसेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोहेरेंट मीनिंग दे रहे हैं, दूसरे के साथ कनेक्टेड है. एक सेंटेंस ऐसा है जो मीनिंग अलग दे रहा है, मतलब जो आउट ऑफ थीम जा रहा है. तो वो सेंटेंस आपको फाइंड आउट करना जो बिल्कुल अलग बात कर रहा हो. मतलब 4 सेंटेंसेस तो एक ही टॉपिक या एक ही पॉइंट से रिलेटेड बातें करेंगे, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड बातें करेंगे. और एक सेंटेंस ऐसा होगा जो उनसे अलग बात करेगा. तो आपको वो अलग वाला जो सेंटेंस है वो फाइंड आउट करना है. इसमें आपको करना क्या है, ज्यादा इसमें आपको ग्रामेटिकल नहीं देखना होता. ठीक है, कि कहीं बीच में आपको ऐसा मिल जाए सेंटेंस जिसमें ग्रामेटिकल एरर हो, तो एरर वगैरह नहीं देखनी है आपको. सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करना है, आपको ओड सेंटेंस निकालना है. तो ये लगने को ये लगता होगा कि ये पैटर्न टफ है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इजी पैटर्न है. अगर मेंस के अंदर अपनी बात करें तो मेंस के अंदर ये जो पैटर्न है वो बहुत ज्यादा इजी पैटर्न होता है, आपका देखते ही हो जाता है ये. इसमें आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ मीनिंग लेना है सेंटेंसेस का, और मीनिंग लेकर जो बातें बोली गई उन बातों को रिलेट करके देखना है कि कौन सी बात अलग है. बिल्कुल इजी सी चीज है. ठीक है, ज्यादा मतलब यहाँ पे इतना ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को. बस आप देखोगे, जैसी बातें पढ़ोगे उसी से आपको डायरेक्ट हिंट मिल जाएगा कि कौन सा सेंटेंस आपका अलग वे में बात करना है. बस ग्रामेटिकल फॉर्म में इसमें आप मत मतलब गड़बड़ मत कर देना कि कोई ग्रामेटिकल अगर बाई चांस कोई गलत, पहली बात नहीं होगा. अगर बाई चांस होता है तो अभी ग्रामेटिकल का यहाँ पे इतना ज्यादा रोल नहीं रहेगा. यहाँ पे सिर्फ आपको बातें देखकर जो सबसे अलग वाली बात है, आउट ऑफ थीम है, उसको आपको फाइंड आउट करना है. तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना. डायरेक्ट पढ़ना है इसमें. ठीक है, स्पीड के अंदर जो आपकी रीडिंग है अच्छे वाली, उसके अकॉर्डिंग अपने को करना है. स्पीड के अंदर यहाँ पे काम आएगी आपकी जो रीडिंग है, जो आपने प्रैक्टिस की है एडिटोरियल वगैरह पे, वो यहाँ पे काम आएगी. एग्रीकल्चर प्लेज ए वाइटल रोल इन द इंडियन इकोनॉमी. माइंड पिक्चर बननी चाहिए, बातें कलेक्ट करनी चाहिए आपके माइंड के अंदर. ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्या करती है, जो कृषि है वो क्या करती है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, इंडियन इकोनॉमी में. भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है. कौन सा, एग्रीकल्चर यानी कि आपकी कृषि. ठीक है, बी में देखें तो क्या बोल रहे हैं, ओवर 58% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स. जो रूरल हाउस होल्ड है, जो परिवार है, जो ग्रामीण परिवार है, उनका 58% से भी ज्यादा प्राइमरीली का मतलब हो गया प्राथमिक रूप से, डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. वो क्या करता है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है. दोनों बातें आई माइंड में कि एग्रीकल्चर क्या करती है, इंडियन जो अर्थव्यवस्था है उसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है. और 58% से भी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा लोग, जो परिवार है
ग्रामीण परिवार है वो किस पे डिपेंड करते हैं, खेती पर डिपेंड करते हैं। खेती इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लोग जो परिवार है ग्रामीण परिवार है वो खेती पे डिपेंड करते हैं। सी में बोल रहा है एग्रीकल्चर इज द बैकबोन और ऑफ आवर कंट्री। एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, हमारे देश की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, मतलब देश हमारा जो है वो पूरा डिपेंड करता है किस पे, एग्रीकल्चर पे। तो ये भी अपने समझ में आया, ठीक है। डी में क्या बोल रहा है, इंप्रूवमेंट्स, मतलब यहाँ तीनों बातें हो रही है कि एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस बता रहा है कि जो एग्रीकल्चर है वो इंपॉर्टेंट, कितनी इंपॉर्टेंट है वो चीज बता रहा है। डी में बोल रहा है इंप्रूवमेंट्स इन इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, जो इंप्रूवमेंट है, जो सुधार आया है किसमें, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, मतलब इमरजेंसी के अंदर, प्रिपेयर्डनेस का मतलब तत्परता, मतलब जागरूक रहना एक टाइप से इमरजेंसी के अंदर। हेल्थ केयर सिस्टम्स, हेल्थ केयर सिस्टम में जो इंप्रूवमेंट है, एंड अदर रेस्पॉन्स मेजर्स, जो दूसरे रेस्पॉन्स देने के, कोई भी अगर गड़बड़ वगैरह हो जाए उसमें रेस्पॉन्स देने के जो स्टेप्स हैं, कैन ऑल, वो सारे के सारे, कैन ऑल हेल्प, वो सारे के सारे हेल्प कर सकते हैं क्या करने में, रिड्यूस द हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज का क्या है, हेल्थ इम्पैक्ट है उसको, मतलब जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो हेल्थ पे इम्पैक्ट होते हैं, जो स्वास्थ्य पे प्रॉब्लम्स वगैरह होती है स्वास्थ्य के अंदर, हेल्थ वगैरह में, उसमें वो क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, उस हेल्थ इम्पैक्ट्स को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं क्या, ये जो इंप्रूवमेंट वगैरह किसमें, एक तो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, हेल्थ केयर सिस्टम वगैरह में जो इंप्रूवमेंट आए हैं। पहली बात क्या थी, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने देश की इकोनॉमी के लिए। दूसरी बात, एग्रीकल्चर पे बहुत सारे लोग डिपेंड करते हैं, मतलब ग्रामीण परिवार वगैरह बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। एग्रीकल्चर हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस बताइए। डी में क्या बोला उसने कि जो इंप्रूवमेंट्स है हेल्थ सिस्टम वगैरह में, जो इंप्रूवमेंट है इससे हम क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के टाइम जो हेल्थ इंपैक्ट होता है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब हेल्थ में जो स्वास्थ्य में गिरावट वगैरह आती है, जो चेंजेस आते हैं उसको हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ ऊपर तीनों बातें, एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस, कृषि खेती की इंपॉर्टेंस, और ये बोल रहा है क्या कि स्वास्थ्य के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बात थोड़ी थीम से लग गई, वो खेती की बातें कर रहा है और ये स्वास्थ्य की बातें कर रहा है। अभी भी एक पॉइंट बचा है, क्या पता वो कनेक्शन दे दें, ठीक है, वो देखते हैं। अभी तक तो अपने को डी सबसे अलग लग रहा है यहाँ पे। ई में क्या बोला, एग्रीकल्चर अलोंग विद फिशरीज, एग्रीकल्चर फिशरीज का मछली पालन वगैरह, फॉरेस्ट्री जो जंगल वगैरह वगैरह उस तरीके से, मतलब करना, जंगल वगैरह पेड़ पौधे वगैरह लगाना, एंड अदर अलाइड, अलाइड का मतलब जो जुड़े हुए सेक्टर्स है, जो विभाग वगैरह है, कॉन्ट्रीब्यूट, वो योगदान करते हैं, अराउंड लगभग 14%, 14% टू द ओवरऑल जीडीपी ऑफ आर कंट्री। हमारे देश की जो ओवरऑल जीडीपी है उसके अंदर जो लगभग 14% तक वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब 14% तक किसका भाग है, इनका भाग है, किनका, एग्रीकल्चर किसके साथ में मिलकर, फिशरीज फॉरेस्ट्री वगैरह के साथ मिलकर। तो ये फिशरीज है, मछली पालन वगैरह, ये भी एग्रीकल्चर के साथ ही जुड़ा हुआ है, फॉरेस्ट्री भी, पेड़ पौधे वगैरह, ये भी एग्रीकल्चर के साथ ही जुड़े होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, जीडीपी पे इतना योगदान देते हैं। तो यहाँ भी एग्रीकल्चर की बात हो रही है, तो यहाँ सबसे अलग क्या लगा आपको, फर्स्ट वाला एग्रीकल्चर की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, दूसरा बता रहा है कि एग्रीकल्चर की डिपेंडेंसी इतनी है, तीसरा बता रहा है कि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, पूरा देश उसके ऊपर टिका हुआ है एग्रीकल्चर पे। ई जो है वो बता रहा है कि एग्रीकल्चर इन जो दूसरी दो तीन चीजें उनके साथ मिलकर 14% तक जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। तो एग्रीकल्चर की क्वालिटी बता रहे कि एग्रीकल्चर कैसी है, कितनी उसकी महत्वपूर्णता है, कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी। और जो डी है वो बता रहा है इंप्रूवमेंट है, वो हेल्थ सिस्टम को क्या करेगा, सही करेगा, जो हेल्थ इंपैक्ट्स है उनको रिड्यूस करेगा, स्वास्थ्य में जो बदलाव है उनको रिड्यूस करेगा क्लाइमेट चेंज के साथ। तो ये क्लाइमेट चेंज और हेल्थ सिस्टम की बात कर रहे हैं और ये सारी एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। तो एक सेंटेंस आपको आउट करना, तो आउट ऑफ थीम कौन सा चला गया, डी चला गया, कि वो सारे एग्रीकल्चर की बातें करें, एग्रीकल्चर ऐसी है वैसी है, पता नहीं कैसी कैसी है, और ये जो डी है वो हेल्थ इंप्रूवमेंट वगैरह से बात कर रहा है, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है, मौसम में बदलाव की बात कर रहा है। तो डी सबसे अलग चला गया। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी, आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे करना है। तो इस तरीके से आपको करना है, ज्यादा यहाँ पे माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, यहाँ पे बिल्कुल भी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपको इतना स्ट्रगल नहीं करोगे इसमें, क्योंकि आपको डायरेक्ट इसमें मीनिंग लेना है। मीनिंग लेना ज्यादा टफ नहीं होता, बिल्कुल ईजी होता है। तो मीनिंग लेना है आपको डायरेक्ट, और जो सबसे अलग बात करे उसको निकाल देना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही करना है। क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट, स्टार्ट।
स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। तो शुरू करते हैं पढ़ना ए को। इन मध्य प्रदेश में इनकम फ्रॉम ग्राम, ग्राम का मतलब चना, चना से जो इनकम है चने से इंक्रीज वो बढ़ी बाय 65% ओवर बार्ले। बार्ले का मतलब जो के कंपैरिजन अगर बात करें जो से वो क्या हुई, क्या बढ़ी 65% से ज्यादा इनकम बढ़ी, किसकी कारण, ग्राम जो चने के कारण। एंड बाय 7% ओवर व्हीट, गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं से वो 7% बढ़ी। तो जो से वो कितनी बढ़ी आपकी 65% बढ़ी, और गेहूं से वो क्या बढ़ी आपकी 7% बढ़ी। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि इतने परसेंट बढ़ी कितने परसेंट बढ़ी, ये याद नहीं रखना आपको, ये जीके नहीं है, ठीक है, जनरल नॉलेज नहीं है कि आपको ये डिजिट वगैरह याद रखनी है। यहाँ पे डायरेक्ट मीनिंग लेना है। मतलब कुल मिलाकर बात हुई कि मध्य प्रदेश में चने से जो इनकम है वो ज़्यादा हुई जो और गेहूं के कंपैरिजन में। अगर अपने बात करें गेहूं और जो से ज़्यादा इनकम किससे हुई, चने से हुई। मध्य प्रदेश में चने से इनकम ज्यादा हुई, ये बात अपने याद रहेगी, ठीक है। बी में क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव इकोनॉमिक्स, जो रिलेटिव इकोनॉमिक्स आर्थिक जो चीजें हैं ऑफ लैंटिन, किसकी, लैंटिन, लैंटिन का मतलब होता है दालें, मूंग मसर की दालें, ठीक है। शोज वो दिखाती है, क्या शो करती है, प्रदर्शित करती है, ऑलमोस्ट लगभग डबल, दुगना दिखाती है, ओवर किसके, ओवर किसको कवर करते हुए, किससे ज्यादा, ओवर लीन सीड इन महाराष्ट्र। लीन सीड का मतलब होता है लीन सीड यानी अलसी, अलसी से। तो यहाँ पे मतलब कि मध्य प्रदेश में चने से ज्यादा इनकम हुई, और महाराष्ट्र में जो दालें हैं उनसे, अलसी वगैरह से अगर अपने बात करें उसके कंपैरिजन में जो मूंग मसर की जो दालें हैं उससे क्या हुआ, ज्यादा इनकम मिली। मतलब कुल मिलाकर ये बात रही है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वगैरह है उनसे कितनी इनकम हो रही है उसको ये बता रहा है। तो दोनों बातें अभी तो रिलेटेड लग रही हैं, आगे देखेंगे पूरा पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। तो ए भी मुझे रिलेटेड लग रहा है अभी तक। तो द डिग्री, डिग्री का मतलब डिग्री, टू विच पीपल, डिग्री के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, देखते हैं। टू विच पीपल विल बी अफेक्टेड, जिस तक लोग क्या होंगे, अफेक्टेड। डिग्री का मतलब स्तर, लेवल, जिस लेवल तक लोग अफेक्टेड होंगे, प्रभावित होंगे। ऑल्सो डिपेंड्स, वो भी डिपेंड करता है ऑन द एबिलिटी ऑफ ए रीजन, एक जो रीजन एरिया क्षेत्र है उसकी एबिलिटी मतलब उसकी योग्यता पर डिपेंड करता है, क्या करने के लिए, टू प्रिपेयर फॉर, किसी के लिए प्रिपेयर, तैयार होने के लिए, एंड रेस्पॉन्ड टू रिस्क, और रेस्पॉन्ड का मतलब प्रतिक्रिया देने के लिए, किसकी तरफ, रिस्क वगैरह, रिस्क के लिए तैयार होने के लिए। तो मतलब क्या निकला कि लोग कितने इफेक्ट होंगे, किसी रिस्क के कारण लोग कितने इफेक्ट होते हैं, वो डिपेंड करता है उस एरिया पे कि उसकी एरिया की कितनी क्षमता है उन रिस्क के प्रति प्रिपेयर होने में और उसकी तरफ रेस्पॉन्ड करने में। मतलब कोई कम प्रिपेयर है तो वहां के लोग क्या होंगे, ज्यादा प्रभावित होंगे, और कोई अगर ज्यादा प्रिपेयर्ड है तो लोग कम प्रभावित होंगे। रेस्पॉन्ड वगैरह स्पीड में कर रहे हैं, एक्टिव फॉर्म में कर रहे हैं, बहुत स्पीड में रेस्पॉन्स आ रहा है किसी रीजन का, मतलब कोई रिस्क है उसके प्रति, तो वहां पे लोगों पे इफेक्ट कम पड़ेगा, और अगर रिस्पॉन्स बहुत स्लो है तो इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। तो वो बिल्कुल सही बात बोली है। तो पहले वाला तो बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में चने ने बाजी मार ली पैसों में, मतलब कमाई के अंदर चने ने बाजी मारी। महाराष्ट्र में किसने बाजी मारी, दालों ने बाजी मारी। सी में बोल रहा है कि कोई भी एरिया में अगर रिस्क होता है तो वो डिपेंड करता है, लोग वहां पे प्रभावित होने का डिपेंड करता है, कितने लोग प्रभावित होंगे, कितने हद तक प्रभावित हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है वो एरिया कैसा है। तो वो दोनों बातें बात कर रहा है कि मतलब इनकम की बात कर, एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे इनकम की बात कर रहा है। और सी बात कर रहा है कोई रिस्क वगैरह आ गया उसके प्रति जागरूकता या फिर प्रिपेयर्डनेस, सचेतता या तत्परता की बात करें, प्रिपेयर वगैरह होना, तैयारी वगैरह जो है उसकी बात कराए कि उस तैयारी वगैरह के अकॉर्डिंग लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वो दोनों तो बात करें इनकम की, और ये बात करें कोई रिस्क वगैरह आ जाए तब क्या होता है, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी आउट ऑफ थीम जा रही है, क्योंकि वहां पे सिर्फ जो खेती के प्रोडक्ट्स वगैरह उनसे इनकम क्या हो रही है उस पर बात कर रहा है, और ये बात कर रहा है कि रिस्क वगैरह होने से लोग कैसे इफेक्ट होते हैं। तो ये बात आउट ऑफ थीम है। अभी तो सी आउट ऑफ थीम है, डायरेक्ट टिक मत कर देना, अभी आगे वाले ऑप्शन भी देखने हैं, क्या पता वो किसी तरीके से लिंक हो जाए। अभी 2 ऑप्शन और बचे हैं, उनको पढ़ लेते हैं। इन महाराष्ट्र में एट प्रेजेंट, अभी अपने बात करें तो ग्राम इज फाउंड टू प्रोवाइड, अभी वो क्या है, ग्राम इज फाउंड टू प्रोवाइड, वो दिखाई देता है कैसा, प्रोवाइड करता हुआ, प्रदान करता हुआ, मोर देन 3 टाइम्स ऑफ इनकम फ्रॉम सोरगम। सोरगम का मतलब अपने जो बात करें तो वो ज्वार होती है। तो ज्वार के कंपैरिजन में बात करें तो ज्वार की जो इनकम है, ज्वार से जो इनकम है उसका 3 गुना क्या है, चने की इनकम है। तो मतलब क्या मिला,
मध्य प्रदेश में ग्राम की जो इनकम है, चने की इनकम है, वो जौ और आपके गेहूं से ज़्यादा है। महाराष्ट्र के अंदर जो दालें हैं, उनमें जो मसर और मूंग की जो दालें हैं, वो लिंसिड अलसी से ज़्यादा इनकम दे रहे हैं, डी में बोल रहा है। और महाराष्ट्र में ही दालों में जो दाल है, चने जो अपने मूंग और मसर की जो दाल है, वो लिंसिड है, उससे मतलब अलसी से ज़्यादा इनकम दे रहा है। और महाराष्ट्र में ही जो चना है, वो जो ज्वार है, उससे 3 गुना ज़्यादा इनकम दे रहा है। तो मतलब ये भी इनकम वगैरह की बात हो रही है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, उनसे क्या क्या इनकम आ रही है। तो अभी भी सी अपने को क्या लग रहा है, सबसे अलग लग रहा है, वो अलग बात कर रहा है। ई में अपने बात रही, ई क्या बोल रहा है, इन मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की बात आई है यहाँ पे फिर से। रिटर्न फ्रॉम लैंटिन, लैंटिन से जो रिटर्न है, जो पेमेंट आ रही है, रिटर्न मिल रहा है, लाभ आ रहा है, वो 13%, वो 13% था, 13% लोअर था, कम था दैन बार्ले इन अर्ली 1970s। तो 1970s की अपने बात करें, उस टाइम पे जो बार्ले था, मतलब जो था, जो था, ठीक है। तो जो से क्या था, 13% कम था, किसका, लैंटिन का। अगर इनकम बात करें, लैंटिन जो दालें वगैरह है, मूंग मसर की दालें, उनमें कम। तो ये सारे के सारे बातें कर रहे हैं किसकी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से इनकम वगैरह क्या हो रही है, कितना रिटर्न आ रहा है, किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है। और जो सी है, वो क्या कर रहा है कि रिस्क वगैरह से लोग कैसे इफेक्ट होते हैं। तो ये रिस्क की बात कर रहा है, और वो बातें कर रहा है किसकी, जो चीज़ें हो रखी है उनकी, मतलब जो इनकम वगैरह की, अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, पेमेंट की बात कर रहा है, और ये रिस्क की बात कर रहा है। तो सी सबसे अलग बात कर रहा है। तो सी आपका यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सबसे अलग। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ, समझ में है, बिल्कुल इजी है, मीनिंग पढ़ते ही हो रहा है, बिल्कुल इजी है। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी एग्जाम में अगर आप करोगे, मेंस का आपको लगता है टफ है, आप अभी मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे होंगे, तो वहां पे आपको लग रहा होगा, लेकिन आप सॉल्यूशन करके देखना, बिल्कुल ईजी होता है। तो मेंस देखकर ऐसे मत डरा करो कि मेंस का एग्जाम ऐसा कुछ भी नहीं होता, मेंस का थोड़ा ज्यादा ईजी हो जाता है। वो डायरेक्ट आपसे पूछते हैं, मीनिंग वगैरह की फॉर्म में ज्यादा चला जाता है, जो कि अपने को आता है। एडिटोरियल वगैरह अपने पढ़ते हैं, अपने को मीनिंग लेने आते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप एडिटोरियल रेगुलर रख रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी मेंस में, बिल्कुल भी। और वर्किंग है तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ये पूरा का पूरा साइंस पे जा रहा है आपका, तो साइंस एंड वर्किंग से हो जाएगा आपका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट, स्टार्ट। स्टॉप, शुरू करो पढ़ना जल्दी से, डायरेक्ट पढ़ना है इसको। इंडियन बैंक्स, ये थोड़ा बड़ा लगा आपको सेंटेंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको मीनिंग लेना है। कितना ही बड़ा सेंटेंस अपने को क्या मतलब, अपने को सिर्फ मीनिंग लेना है। इंडियन बैंक्स आर अलाउड, वो अलाउड है, उन्हें अनुमति है, टू एक्सपेंड, फैलाने के लिए, ओवरसीज, ओवरसीज का मतलब विदेशों में फैलने के लिए, अंडर ए पॉलिसी, एक पॉलिसी के अंतर्गत, पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, उसके अंडर वो विदेशों में अपनी शाखाएं फैला सकते हैं। मतलब इंडियन बैंक्स को अनुमति है, अगर वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई की जो पॉलिसी है उसके अंडर अगर वो करते हैं, तो वो विदेशों में अपना फैलाव कर सकते हैं, मतलब विदेशों में अपनी ग्रो कर सकते हैं, ब्रांचेस खोल सकते हैं, या फिर फैल सकते हैं, फैला सकते हैं खुद को। तो ठीक है, इंडियन बैंक्स को अनुमति है, वो इन पॉलिसी के अंडर, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसके अंडर वो क्या कर सकते हैं, अलाउड है, वो एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, दिस विल इनेबल, ये इनेबल करेगा, मतलब इनेबल योग्य बनाएगा, एक टाइप से इनेबल द लार्ज इंडियन बैंक्स, बड़े इंडियन बैंक्स को, टू इंगेज, जुड़ने के लिए, इन ए मच वाइडर रेंज ऑफ एक्टिविटीज। मतलब वाइडर रेंज का मतलब बहुत ज्यादा फैली हुई जो एक्टिविटीज है, उसमें वो क्या कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं। मतलब ये जो चीज है, मतलब उनको अनुमति मिली है, तो ए वाला बी के साथ कनेक्ट, बी वाला ए के साथ कनेक्ट हो रहा है ना, कि इंडियन बैंक्स को क्या मिली है, अनुमति मिली है कि विदेशों में भी ये खुद को फैला सकते हैं। तो ये चीज क्या करेगी, जो बड़े इंडियन बैंक्स है उनको क्या करेगी, बड़ी ज्यादा एक्टिविटीज में वो खुद को इंगेज कर पाए, जुड़ पाए, और हैव ग्रेटर पोटेंशियल फॉर ग्रोथ,
और क्षमता ले पाए ज़्यादा ग्रोथ के लिए। मतलब कुल मिलाकर बात क्या हुई, ए में क्या बोला, इंडियन बैंक को अनुमति है कि वो विदेशों में भी फैलाव कर सकते हैं अपना, और ये चीज़ क्या करेगी, जो बड़े बैंक्स हैं उनको क्या करेगी, मतलब उनकी ग्रोथ बढ़ाएगी और बड़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ में वो खुद को जोड़ पाएंगे, क्योंकि जब विदेशों में फैलेंगे तो ज़्यादा ही फैलाव होगा ना उनका, तो इंगेज भी ज़्यादा होंगे वो। ठीक है, तो उस तरीके से बात की, तो ये दोनों तो कनेक्टेड से लग रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पढ़ेंगे तभी पता लगेगा सारे सेंटेंसेस। सी में क्या बोला, द वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड का मतलब आगे का जो रास्ता है, आगे जो कुछ करना है वो कुड बी हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम, छोड़कर इनको, किसको, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो आरओ वगैरह है, एंड ब्रांच फॉर्म ऑफ प्रेजेंस ओवरसीज, मतलब जो ओवरसीज विदेशों में जो ब्रांचेस वगैरह या रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस वगैरह, उनको छोड़कर एक तरीका हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है, वो कुड बी लोकल इनकॉर्पोरेशन। वो क्या हो सकता है, लोकल इनकॉर्पोरेशन हो सकता है। अब डायरेक्ट आपको वर्किंग पता लगेगी। आपने अगर अच्छे से एडिटोरियल वगैरह की क्लासेस आप रेगुलर लगाते हो तो देखो, देखते ही पता लगता है कि बोल क्या रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के क्या होता है कि ये समझ में ही नहीं आया होगा बहुत सारों को, जो मतलब रेगुलर नहीं है एडिटोरियल की क्लासेस में, जो एडिटोरियल की क्लासेस नहीं लेते, उनको समझ में नहीं आया होगा कि सी बोलना क्या चाहता है, सी वाला जो सेंटेंस है वो बोलना क्या चाहता है। कुड भी यूज हुआ, फिर अपार्ट फ्रॉम यूज करके बीच में कट कर दिया, कुछ समझ में ही नहीं आया। तो रियल में जो अपार्ट फ्रॉम वाली है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ओवरसीज तक की, मतलब जो आरओ और जो ब्रांचेस है कौन सी विदेशों में ऑलरेडी है, उनको छोड़कर अगर अपने बात करें तो एक रास्ता हो सकता है, वे फॉरवर्ड आगे का एक रास्ता हो सकता है क्या करने का, कुड बी लोकल इनकॉर्पोरेशन। लोगों का लोकल सहयोग भी हो सकता है, लोकल वे में, स्थानीय फॉर्म में सहयोग भी हो सकता है। इस तरीके से इसने बात की है। तो कुड बी के बाद में डायरेक्ट सेंटेंस क्या है, लोकल इनकॉर्पोरेशन आपका। अगर आप एडिटोरियल वगैरह की क्लास रेगुलर लेते हो तो ये आपके देखते ही समझ में आ गया होगा मीनिंग क्या है। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है मेंस के अंदर, सेंटेंसेस इस हद तक के लेवल के आते हैं कि आपको मीनिंग ही समझ में नहीं आता कि वो बोलना क्या चाहता है। और जब आप मीनिंग ही नहीं ले पाओगे तो आप फिर क्वेश्चन कर कैसे पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। इसलिए एडिटोरियल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके मेंस के लिए। मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका एडिटोरियल वर्किंग के साथ। तो आपको वर्किंग भी आनी चाहिए, डायरेक्ट रीडिंग से भी नहीं समझ में आएगा, एडिटोरियल डायरेक्ट पढ़ो वो भी समझ में नहीं आता जब तक वर्किंग क्लियर नहीं हो। तो वर्किंग का बहुत बड़ा रोल होता है मेंस के एग्जाम में, और बिल्कुल ईजी बना देता है किसके, मेंस को, एग्जाम को। आप तो क्या हो सकता है, लोकल इनकॉर्पोरेशन बाय लार्ज बैंक्स आइदर इंडिविजुअली और इन जॉइंट वेंचर। या तो वो इंडिविजुअल वे में क्या करे, लोकल सहयोग करे, या जॉइंट फॉर्म में, मतलब एक पूरी एक कॉर्पोरेशन बनाकर, एक संस्था वगैरह या संघ बनाकर, उस तरीके से वेंचर मोड विद किसके साथ, विद अदर बैंक्स और विद ओवरसीज बैंक्स। मतलब क्या, फर्स्ट में बोला कि इंडियन बैंक्स को अनुमति है कि वो विदेशों में खुद का फैलाव कर सकते हैं, और ये चीज़ क्या करेगी उनको, मतलब और ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर पाएंगे वो खुद को, और उनकी ग्रोथ होगी। एक रास्ता हो सकता है, आगे का रास्ता ये हो सकता है कि लोकल इनकॉर्पोरेशन हो, कि बैंक वगैरह बड़े बैंक के साथ वो क्या करें, जुड़ें, जो बैंक अब खुद को फैलाना चाहते हैं वो, या फिर जॉइंट फॉर्म में एक साथ आए मिलकर बहुत सारे बैंक, किसके साथ, दूसरे बैंकों के साथ, या फिर जो ओवरसीज विदेशी बैंक जहाँ पे, मतलब जहाँ पे आपने ब्रांच खोली है वहाँ का जो बैंक है विदेश का, उसके साथ आप क्या कर लो, पार्टनरशिप वगैरह करके उस तरीके से जॉइंट वेंचर शुरू कर सकते हो। इस तरीके से इसने बात बोली है। तो यहाँ पे सारी बातें चल रही है कि जो बैंक्स हैं उनको किस तरीके से अपनी ग्रोथ करनी है ओवरसीज फॉर्म में, अगर अपने बात करें विदेशों में, इस तरीके मतलब किस तरीके से अपना बिजनेस बढ़ाना है। अभी तक इतनी बातें पता लग रही है एबीसी में। तो एबीसी मुझे तो अभी तक कनेक्टेड लग रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आगे और देखते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है सारे कनेक्टेड लगते हैं, फिर आपको उनमें से वो निकालना है जो थोड़ी सी अलग बात करें। उसमें 4 ऐसे होंगे जो बिल्कुल कनेक्टेड बात करें, एक लगेगा उनके जैसा लेकिन बात उसकी अलग होगी, अपने को तो बात अलग निकालनी है। डी में बात करें, इंडियन बैंक्स अब्रोड, अब्रोड का मतलब विदेशों में जो इंडियन बैंक्स है, आर फेसिंग, वो फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं किसका, चैलेंजेस, चुनौतियों का, ड्यू टू किसके कारण, ए हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या है, कॉम्पिटिटिव है, मतलब कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। एनहांस्ड रेगुलेशन, बढ़ा हुआ रेगुलेशन, मतलब कंट्रोलिंग वगैरह विदेशों में ज़्यादा है उनके ऊपर। मोर इंटेंसिव, ज़्यादा इंटेंसिव, तीव्र जो आपका सुपरविजन, देख रेख बहुत ज़्यादा हो रही है उनके ऊपर, मतलब ध्यान जो फॉरेन जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह है, सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह है, उनकी कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा निगरानी में है वो। एंड ग्रोइंग, बढ़ता हुआ एम्फेसिस, एम्फेसिस का मतलब अपने बात करें किसी चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना, ध्यान देना। एम्फेसिस ऑन रिंग फेंसिंग, रिंग का मतलब रिंग की फॉर्म, फेंसिंग का मतलब घेरा बनाना, घेर लेना चारों तरफ से। ऑफ किसका घेरा, ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस का इन होस्ट ज्यूरिसडिक्शन, मतलब न्याय वगैरह को होस्ट करने की फॉर्म में, मतलब नियम वगैरह की फॉर्म में। इन द वैक ऑफ क्राइसिस, की कहीं कोई क्राइसिस ना हो जाए, क्राइसिस मतलब कोई संकट ना आ जाए, गड़बड़ ना हो जाए, कोई घोटाला ना हो जाए, कोई बैंक वगैरह
लूट ना ले लोगों को इस तरीके से, उसके चक्कर में ज्यूरिसडिक्शन वगैरह को होस्ट करने में, ठीक है, उसकी होस्टिंग वगैरह में, ऑपरेशंस वगैरह की रिंग फेंसिंग्स है, मतलब क्या है, नियम वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो इंडियन बैंक्स जो विदेशों में, उनको बहुत ज़्यादा चुनौतियां फेस कर रहे हैं। किसके कारण चुनौतियां आ रही है, किसके कारण, ये बहुत सारी चीज़ें, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, रेगुलेशन कंट्रोलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा है, सुपरविजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, नियम वगैरह ज़्यादा लगे हुए हैं इस तरीके से। तो ये बात करा है कि इंडियन बैंक्स क्या कर रहे हैं, चैलेंज फेस कर रहे हैं। तो एबीसीडी के साथ कनेक्ट करें तो ये हो सकता है कि इंडियन बैंक्स को विदेशों में फैलने के लिए उनको क्या दिया गया है, अपने बात करें तो छूट दी गई है, इससे उनकी ग्रोथ बढ़ेगी। फिर बात करें कि उनको चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसका जो रास्ता है सी वाला हो सकता है कि उनका रास्ता क्या है, कि इससे मतलब इस चैलेंजेस को दूर करने का रास्ता क्या है, वो ये है कि वो क्या करें, विदेशी जो बैंक है उनके साथ जॉइंट वेंचर कर लें, उनके साथ जुड़ जाएं, या फिर कुछ एक बैंक आपस में मिलकर कुछ ना कुछ जॉइंट फॉर्म में एक साथ मिलकर काम करें। तो ये बात इस तरीके से कनेक्टेड लग रही है। अगर सी को मैं बाद में लूँ तो इस तरीके से बात कनेक्टेड तो लग रही है। कोई दिक्कत नहीं है, एक ऑप्शन बचा उसको देख लेते हैं, फिर देखेंगे डी वाला अलग जाता है कि नहीं जाता, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा अलग ले गया ना। वो तो बात कर रहा है कि इंडियन बैंक है वो किस तरीके से खुद को बढ़ोतरी दे सकते हैं, और यहाँ पे उनके ऊपर चैलेंजेस क्या है वो बताए। लेकिन वो चैलेंजेस वाला कनेक्ट हो रहा है, जैसे सी से अपनों ने अभी बात की, वे फॉरवर्ड का मतलब आगे अगर रास्ते की बात करें कि किस तरीके से इन चैलेंजेस को कम कर सकता है, मतलब उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है खुद को बढ़ोतरी देने के लिए, लेकिन अपॉर्चुनिटी के साथ चैलेंजेस भी आए हैं। तो चैलेंजेस को खत्म करने का, चैलेंजेस को कम करने का तरीका उसने सी में बताया। इस तरीके से आपका जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं ई में बात करें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिग्यूम प्लांट। कोई प्लांट है, पौधा है, लिग्यूम, लिग्यूम प्लांट है। ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है किसका, लिग्यूम प्लांट का, इज कॉम्प्रिहेंसिवली, विस्तृत फॉर्म में बात करें तो इज कॉम्प्रिहेंसिवली कंट्रोल्ड बाय प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, PGRS। तो जो आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है किसका, लेग्यूम प्लांट का, वो किसके द्वारा किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। फलीदार पौधा होता है लेग्यूम, उसको बोलते हैं। तो वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरी, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो अब बातें करें, ऊपर जो सारी बातें हैं, अगर आपको डी अलग लगता है तो वो अलग नहीं है, जिस तरीके से मैंने बोला उस तरीके से कनेक्टेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सारी की सारी बातें बैंकों की है, कि बैंक को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है विदेशों के अंदर, और क्या क्या उनके ऊपर चैलेंजेस है, और उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, क्या तरीका हो सकता है आपस में मिलकर करने का, ठीक है। और जो डी ई है वो बिल्कुल ही अलग बात कर, वो पौधों की बातें करने लगे, कि पौधे जो होते हैं, लिग्यूम प्लांट होता है, वो कंट्रोल किया जाता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के द्वारा, इस तरीके से। तो सारी बातें बैंकों की है, बैंकों में ग्रोथ चैलेंजेस वगैरह बताए हैं बैंक्स वगैरह की। और जो ई है वो क्या कर रहा है, वो प्लांट वगैरह, पौधे की बात कर रहा है, कि पौधा वगैरह जो है, कोई लिग्यूम प्लांट है, उसको डेवलपमेंट और ग्रोथ को कैसे कंट्रोल करना है। तो सारे बैंक की बातें, बैंक के जो ग्रोथ और वो है, और ये आपके क्या है, प्लांट की बात हो रहा है। तो ये मत करना कि ऊपर जो बैंक जो ग्रोथ वगैरह की बात हुई है, जैसे बी में पोटेंशियल फॉर ग्रोथ की बात हुई सर, और यहाँ पे भी ग्रोथ लिखा गया है, तो बी और ई तो कनेक्ट हो गए कैसे, कि वहां भी ग्रोथ और यहाँ भी ग्रोथ, तो ग्रोथ ग्रोथ से कनेक्ट हो गए। तो उसने ये नहीं बोला कि आपको जो वर्ड्स है वो कनेक्ट करने, उसने बोला है कि आपको आउट ऑफ थीम निकालना है, कनेक्ट करना है आपको बातों को, ना कि इस तरीके से। यही आप गड़बड़ करते हो, किसमें, जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपके होते हैं पैराजंबल वाले, उसमें उसमें क्या करते हैं, एलिमेंट देखा कि ये एलिमेंट वहां पे ग्रोथ, वहां पे ग्रोथ, यहाँ पे, तो दोनों कनेक्ट हो गए। ऐसे नहीं होता, बातें कनेक्ट करनी होती है कि कौन सी बात पहले कौन सी बाद में है, एलिमेंट से कनेक्शन नहीं होता। अब यहाँ ग्रोथ है वहां ग्रोथ है, ये दोनों बातें सेम नहीं हो सकती। वो ग्रोथ बात हो रही है बैंक्स की, और ये ग्रोथ बात हो रही है प्लांट की, तो ये आउट ऑफ थीम है। समझ में आ रही है चीज, तो इसका मतलब ये सबसे अलग हो गया। तो ऑप्शन आपका क्या रहेगा, ऑप्शन ई, आंसर आपका ऑप्शन ई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट, स्टार्ट। स्टॉप,
स्टार्ट करते हैं अब इसको सोल्व करना। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। वाटर इज ए फाइनाइट, वाटर क्या है आपका, पानी क्या, एक फाइनाइट मतलब सीमित बट रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। कैसा रेन्यूएबल का मतलब जो रिन्यू हो जाए, पुनर्निर्माण हो जाए, जिसका दोबारा से रिसाइकिल हो जाए, तो ऐसा नेचुरल रिसोर्स है। एंड लाइक अदर नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरे जो प्राकृतिक संसाधन वगैरह उनकी तरह इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, एक जुड़ा हुआ पार्ट है, संलग्न पार्ट है किसका, एनवायरनमेंट का, मतलब एनवायरनमेंट का एक मूलभूत अंग है। ये बात इसने बोली है। तो यहां बात कर रहा है कि पानी जो आपका होता है वो सीमित है लेकिन रेन्यूएबल है, मतलब रेन्यू हो जाता है, ठीक है, ऐसा रिसोर्स है। और दूसरे जो रिसोर्सेज है उनकी तरह क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट, एनवायरनमेंट का एक अभिन्न अंग है। इंटीग्रल पार्ट का मतलब अभिन्न अंग है, ठीक है। बी में अपने बात करें, इट इज इसेंशियल, ये जरूरी है, फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल का मतलब अपने बात करें सर्वाइव करना, ठीक है, बचाव वगैरह, सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, किसका, सभी जो लिविंग बींग्स है, जो जीव वगैरह है, ऑन दिस प्लैनेट, इस प्लैनेट पे, हमारे जो प्लैनेट अर्थ पे, एंड सो ऑल्सो, और इसलिए भी है, किसके लिए, फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। यहाँ रिफ्लेक्शन वगैरह मत देखना कि इस एंड का रिफ्लेक्शन कहाँ पे है, इस तरीके से नहीं देखना, आपको मीनिंग लेना है डायरेक्ट, और रिफ्लेक्शन देखते ही आपको पता लग जाएगा, अगर आपने एडिटोरियल की क्लासेस रेगुलर है, आपको वर्किंग वगैरह क्लियर है, तो आपको सिर्फ मीनिंग लेना है, ज्यादा डेप्थ में मत जाना, टाइम वेस्ट मत करना वहाँ पे। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हाउस होल्ड्स, परिवार वगैरह जो है, कम्युनिटीज, समुदाय वगैरह जो है, नेशन, देश वगैरह है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब क्या है, तो ये जो इट इज है, अगर मैं ए के साथ कनेक्ट करूं तो हो सकता है क्या, चेक करने में अपने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चेक कर लेते हैं, हो सकता है क्या, अपने को तो कनेक्शन लेने की कोशिश करनी है ना, वहां से अपने आप जो कनेक्ट नहीं हो पाएगा आउट ऑफ थीम हो जाएगा। तो पानी एक सीमित और रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, और दूसरे रिसोर्सेज की तरह ये एनवायरनमेंट का एक अभिन्न अंग है। ये जरूरी है हर एक के सर्वाइवल के लिए, पानी जरूरी है, बिल्कुल सही है, तो इट पानी के लिए हो सकता है। और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसके लिए भी ये जरूरी है, हर देश वगैरह के लिए ये जरूरी है, ठीक है। पानी की जरूरत है सभी के लिए, पानी के बिना जीवन अधूरा है, ये बिल्कुल सही बात है। तो उस तरीके से उसकी इंपॉर्टेंस बताइए, तो ठीक है, कनेक्टेड हो रहा है कि पानी एक ऐसा रिसोर्स है और अभिन्न अंग है एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का, और जरूरी है सभी के लिए। सेकंड वाले बी से अपने ये लेंगे, जरूरी है सभी के लिए, पूरी बात लेने की जरूरत नहीं है, मीनिंग ले लो आप शॉर्ट वाला। सी में मैं बात करूं, द कॉर्पोरेशन जो संघ है, हैज ए, उसके पास है एक प्रोएक्टिव अप्रोच, एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। प्रोएक्टिव का मतलब अगर सक्रिय बोल सकते हैं, मतलब पहले से ही ऑलरेडी तैयार रहना, ऐसी अप्रोच है, पद्धति है, मतलब पॉलिसी, नीति है। फॉर किसके लिए, प्रिजर्विंग, प्रिजर्विंग का मतलब सुरक्षा, संरक्षित रखने के लिए, प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरनमेंट, किसको, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, एंड रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज वगैरह लाइक वाटर वगैरह, पानी वगैरह को प्रिजर्व, संरक्षित रखने के लिए, ऑयल, गैस वगैरह इनको संरक्षित रखने के लिए, एंड फ्यूल्स को संरक्षित रखने के लिए, इन प्लेसेस, स्थानों में, कौन से स्थानों में, वेयर, जहां पे इट इज सेटिंग अप पावर प्लांट्स, जहां पे पावर प्लांट वगैरह मतलब जो सेटअप कर रही है, लगा रही है। तो जो कॉर्पोरेशन है, जो संघ है, जो संस्था है, उसके पास एक अप्रोच है क्या करने की, जो नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उसको, और जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उनको क्या करने का, उनको बचाए रखने का, उनके पास एक नीति है, उनके पास, कहां पर, जहां पर ये प्लांट बना रही है, मतलब कोई पावर प्लांट वगैरह जो लगा रही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह जो हो गया, तो वहां पे जब ये प्लांट वगैरह लगाए जाते हैं, उनके कारण पोल्यूशन होता है, तो उस पोल्यूशन को रोकने का, एक टाइप से ऐसे बोल सकते हो, मतलब इन रिसोर्सेज वगैरह को बचाए रखने का मतलब उस पोल्यूशन को रोकने का उनके पास क्या है, कोई ना कोई उपाय है। जहां पर ये प्लांट लगा रही है ना, वहां पे रिसोर्सेज को बचाने का इनके पास क्या है, कोई क्या है, एक अप्रोच है। तो ये भी कनेक्टेड हो रहा है, पानी क्या एक फाइनाइट, सीमित और रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, और ये पार्ट है एनवायरनमेंट का, ये जरूरी है सभी के लिए। उसके बाद कॉरपोरेशन जो है, जहां पर ये पावर प्लांट लगाती है, वहां पर रिसोर्सेज जो है उनको बचाने के लिए, उनको संरक्षित रखने के लिए उनके पास एक अप्रोच है, जहां पर वो प्लांट लगा रही है उस पॉइंट पर, ठीक है। ये जा तो रहा है, सही है, लेकिन ऊपर जो पानी की बात कर रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे अगर अलग कनेक्ट होगा तो हो सकता है, रिसोर्सेज से डायरेक्ट कनेक्ट मत करना, जैसे मैंने अभी पहले ग्रोथ का बताया था। देखेंगे, चलो कोई ना, सारे पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बोले तो थीम से आउट जा सकता है और नहीं भी जा सकता, दोनों ही बातें हैं। देखते हैं, कोई ना, सारे पढ़ लेते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द रिवर्स, ज्यादातर जो रिवर्स है, नदियां हैं, लेक्स, झीलें हैं, टैंक्स वगैरह, पॉन्ड्स वगैरह, जो आपके तालाब वगैरह हैं, आर पोल्यूटेड, वो क्या है, पोल्यूटेड है, ठीक है।
ऊपर बात कर रहा है इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है, सी में बात कर रहा है उनको बचाना कैसे है, और अब बता रहा है वो पोल्यूटेड है। तो ये भी मुझे अलग लग रहा है कि ऊपर तो बातें हो रही है कि किस तरीके से उनको बचाना है, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस, पानी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, पानी भी एक रिसोर्स है और रिसोर्स को कॉर्पोरेशन वगैरह बचाती कैसे हैं, वो बातें हो रही है। यहाँ पॉल्यूशन की बात हो रही है, हो सकता है सारी बातें उनको बचाने की, उनको संरक्षित रखने की बातें, प्रिजर्व करने की बातें हो रही हो, और एक बात हो रही है कि पॉल्यूशन ऐसा है तो वो आउट ऑफ थीम चला जाएगा, तो ये भी अलग हो सकता है। तो देखेंगे कोई दिक्कत नहीं। और सी वाला अलग हो सकता है कि ओनली वो क्या कर रहा है, उन स्थानों की बात कर जहाँ पे पावर प्लांट लगा रहे हैं, और ऊपर वाले हो सकते हैं यूनिवर्सल वे में बात कर रहे हो। तो ऊपर वाले तो नॉर्मल वे में बात करें कि रिसोर्सेज कैसे हैं और किस तरीके की उनकी इंपॉर्टेंस वगैरह और क्या उनके साथ हो रहा है ये बता रहा हो। और सी वाला बता रहा है कि कोई संस्था है वो पावर प्लांट लगा रही है, मतलब कोई कंपनी वगैरह की बात करो, कंपनी क्या कर रही है, अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है, तो वहां पर उन्होंने बोला कि यहाँ पर हम कोई भी पॉल्यूशन वगैरह नहीं होने देंगे, वो अपनी उनकी ड्यूटी उस पर्टिकुलर एरिया की जहाँ पे वो पावर प्लांट लगा रहे हैं, तो वो हो सकता है। और वो ये बातें यूनिवर्सल भी हो सकती है, तो सी भी अलग हो सकता है, डी भी हो सकता है, सारा ही पढ़ना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द रिवर्स, टैंक्स, पॉन्ड्स आर पोल्यूटेड, वो क्या है, प्रदूषित है। एंड द ग्राउंड वाटर एक्यूफर, एक्यूफर का मतलब जल की जो परतें होती है, परत वगैरह जो होती है, लेयर होती है, ग्राउंड वाटर जमीन के अंदर, आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड। ओवर एक्सप्लॉइटेड का मतलब उनका शोषण करना, मतलब उनका यूज करना, ओवर का मतलब हद से ज्यादा यूज करना। इन मोस्ट ऑफ द एरिड, एरिड का मतलब बंजर भूमि वगैरह जो होती है, निर्जन ठीक स्थान जो होता है, एंड सेमी एरिड रीजन, और सेमी एरिड जो ज्यादा बंजर भूमि नहीं है, थोड़ी बहुत बंजर भूमि है वहां पर, एंड आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीट एग्जॉशन डिप्लेशन। तो डिप्लीशन का मतलब क्षय, ह्रास होना, एग्जॉशन का मतलब खत्म, समाप्ति वगैरह होना। मतलब क्या निकला यहाँ पे बात कहा कि ज्यादातर जो नदियां, झीलें, टैंक, तालाब वगैरह जो आपके हैं, टांके वगैरह, ये सारे के सारे क्या है, प्रदूषित है, ठीक है, पोल्यूटेड है। और जो ग्राउंड वाटर है वो ज्यादा से ज्यादा उसका शोषण किया जा रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा दोहन उसको निकाला जा रहा है, यूज किया जा रहा है इन एरियाज के अंदर। और वो सारी चीजें क्या है, जो ग्राउंड वाटर वगैरह वो क्या है, खत्म होने की कगार पे है। तो ये बता रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, क्राइसिस को बता रहा है, तो ये प्रॉब्लम को बता रहा है। ऊपर वाली बातें हैं। पहले वाला क्या बता रहा है, पानी क्या चीज है, पानी की इंपॉर्टेंस बताई है। दूसरा बता रहा है कि पानी कितना जरूरी है, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है वो बताई है। सी में बताया कोई कंपनी है जहां पे पावर प्लांट लगा रही है, वहां पे वो जो रिसोर्सेज है, पानी वगैरह जितने भी रिसोर्सेज है उनको संरक्षित रखेगी, उनको नुकसान नहीं होने देगी। डी बता रहा है कि नदियां वगैरह ज्यादातर क्या हो चुकी है, पोल्यूटेड हो चुकी हैं, ग्राउंड वाटर खत्म होने जा रहा है, मतलब पानी की किल्लत की बात कर रहा है, किल्लत मतलब कमी की बात कर रहा है, ठीक है, आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट है, हिंदी के लिए। तो ये बता रहा है। अब ई को चेक करेंगे, वो यहां से एक डिफाइन करेगा, क्योंकि जो ए और बी है वो तो कनेक्ट हो रहे हैं, डायरेक्ट पानी की इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं। सी और डी थोड़े अलग अलग लग रहे हैं। अब ई जिसको सपोर्ट करेगा वो बच जाएगा, और जिसको सपोर्ट नहीं करेगा वो जाता रहेगा। तो यहां देखते हैं जोड़ा किसके साथ बनता है, वो देखते हैं अपने। बिसाइड्स, इसके अलावा, इन मेनी एरियाज, ज्यादातर एरियाज में, ग्राउंड वाटर एक्यूफर्स हैव बीन पोल्यूटेड, कॉन्टेमिनेटेड। ज्यादा कॉन्टामिनेटेड का मतलब अपने बात करें तो कॉन्टामिनेटेड वो होता है, दूषित ही होता है, कॉन्टामिनेटेड भी आपका, ठीक है। तो क्या हुआ कि ज्यादातर एरियाज में जो ग्राउंड वाटर है वो क्या हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है, कॉन्टामिनेटेड हो चुका है। तो ये भी क्या बता रहा है, पानी की किल्लत को ही बता रहा है, कमी को बता रहा है, पानी की जो पानी में गड़बड़ हुई है उसको ये बता रहा है। तो ये किसको सपोर्ट कर रहा है, कोई बनाए चाहे ना बनाए, ये पता लगा अपने को। ए और बी का तो ऑलरेडी अपने को पता लग गया कि ए और बी अपना क्या बना गया, यहाँ पे जोड़ा बना चुका है, ये आपका युगम बन चुका है, पेयर बन चुका है, ए बी का पेयर बन चुका है। तो उन देखो आपको क्या करना है, एक को अलग करना है ना, एक निकालना है ना, लेकिन ए बी तो पेयर बना चुका है, तो ए बी में से कोई निकल सकता है क्या। ऐसे ही आपका सी और डी और ई भी बना चुका है पेयर, क्योंकि डी में भी बात हो रही है कि पानी क्या है, प्रदूषित और खत्म हो रहा है, और ई में भी बात है कि पानी क्या है, प्रदूषित है। तो ये दोनों भी क्या बना चुके हैं, आपके पेयर बना चुके हैं, यहाँ भी जोड़ा बन चुका है। तो इनमें से अलग कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि जब जोड़े में से किसी एक को लेकर जाओगे आप, अलग निकालोगे, तो दूसरा उसके पीछे पीछे जाएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिकल है, ये दुनियादारी है, ठीक है। मतलब जोड़ा मतलब बढ़िया वाला जोड़ा होना चाहिए, मतलब पूरा जुड़ा हुआ, ठीक है, एक दूसरे के साथ, ठीक है। ऐसे लड़ाई झगड़े वाला जोड़ा होगा तो वो लात ही मार देगा, आप लेकर जाओगे तो दूसरे वाला लात मारेगा, ले जा जल्दी से इसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पेयर जो बनेगा तो उसमें से आप एक अलग नहीं कर सकते, समझ में है आप लोगों के। तो इसका मतलब जोड़े में से एक जाएगा तो एक पीछे पीछे जाएगा, इसका मतलब अपने को तो एक निकालना, दोनों तो नहीं जाएंगे ना। वो बोलेगा मैं भी साथ ही रहूंगा, इसको मारो तो मुझे भी मारो, ठीक है। लेकिन आजकल इतना ज्यादा प्यार नहीं रहता, ठीक है। तो ये चीज है।
तो ये यहाँ पे कंडीशन बन गई, ना तो ए बी अलग जाएगा ना डी ई, ये दोनों पेयर बना गए, तो बचा अकेला कौन? बलि किसकी चढ़ेगी? जो अकेला है उसी की चढ़ेगी, जो सिंगल है उसकी चढ़ेगी। तो अकेला क्या है आपका? सी है, तो बलि किसकी चढ़ गई? सी की, तो सी सबसे अलग हो गया। अब इनको कनेक्ट करना चाहो तो कैसे कनेक्ट करेंगे कि पानी क्या है? सीमित है लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी नेचुरल रिसोर्स है, और ये इन्वायरमेंट का एक मूलभूत अंग है, अभिन्न अंग है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सभी के सर्वाइवल के लिए क्या है? जरूरी है। अगर अपने बात करें इसके अलावा तो बहुत सारे एरियाज में, या फिर बात करें मतलब पानी क्या इंपॉर्टेंट है और ये जरूरी है सभी के सर्वाइवल के लिए। ज्यादातर नदियां वगैरह जो है वो पोल्यूटेड हो चुकी है, मतलब पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर किसी के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। एक कंडीशन बता रहा है कि ज्यादातर नदियां वगैरह जो है वो आपके पोल्यूटेड हो चुकी है, और जो ग्राउंड वाटर है उसको क्या कर रहे हैं कि जो कौन सा एरिया बंजर भूमि वगैरह जहां पे पानी की कमी है वहां पे हद से ज्यादा उनको निकाला जा रहा है, मतलब वो खत्म होने के कगार पे आ चुका है। और इसके अलावा बहुत सारे जो एरियाज है, मतलब ये तो बंजर भूमि वगैरह की बात की है, दूसरे जो एरियाज है वहां पे ग्राउंड वाटर भी क्या हो चुका है? पोल्यूटेड हो चुका है। ये बात इसने बोली है। ये सारी बातें आपकी कनेक्ट हो गई, मतलब पानी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये इन्वायरमेंट का अभिन्न अंग है, और हर किसी के सर्वाइवल के लिए भी ये जरूरी है। ज्यादातर नदियों वगैरह में पानी क्या हो चुका? प्रदूषित हो चुका है, ग्राउंड वाटर को ज्यादा दोहन किया जा रहा है, जो आपके अर्बन अर्बन नहीं, एरिड एरियाज वगैरह वहां पे, ठीक है, रीजन्स वगैरह। दूसरे इसके अलावा दूसरे एरियाज में ग्राउंड वाटर कॉन्टामिनेटेड हो चुका है। बंजर भूमि में वैसे ही पानी की कमी होती है तो वहां ज्यादा निकाल कर उसकी बिल्कुल खत्म होने वाला है। और अदर एरियाज में जहाँ पे पानी है ग्राउंड वाटर, वो तो ग्राउंड वाटर भी क्या हो चुका है? पोल्यूटेड हो चुका है। मतलब उसकी बताया कि वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बाद बताया उसकी हालत क्या हो रखी है। तो ये कनेक्टेड हो गया। सी वाला बोल रहा है कि जो कोई कंपनी है वो अपना प्लांट लगाना चाहती है कहीं पे, तो वो उस एरिया में ध्यान रखेगी कि यहाँ पे प्रदूषण वगैरह ना हो, वहां पे रिसोर्सेज वगैरह में दिक्कत ना हो। तो ये सारी की सारी बातें यूनिवर्सल वे में बता रहा है कि हालत, पानी की हालत क्या है, ओनली पानी की हालत हो रही है। और ये जो सी वाला है वो बोल रहा है कि वो प्लांट लगाएगी तो वहां पे ध्यान रखेगी कि वहां पे ना तो जो पानी है, ऑयल है, गैस है, फ्यूल, जितने भी आपके क्या रिसोर्सेज हैं और जो इन्वायरमेंट है उसमें कोई दिक्कत ना हो हमारे प्लांट जो हमने लगाए उसके कारण। ये श्योरिटी वो दे रही है। ऐसी अप्रोच उसने ऑलरेडी बना रखी है कि हमारे प्लांट के कारण नेचुरल रिसोर्सेज मतलब सारे के सारे उनमें कोई दिक्कत ना हो। और ये बात कर रहा है पानी की कंडीशन क्या है और पानी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये सी आपका सबसे अलग, तो आंसर आपका क्या रहेगा? सी। समझ में आप लोगों किस तरीके से वर्क कर रहे हैं? तो ये मत देख लेना कि ऊपर भी ऐसे बात कर रहे हैं कि लाइक नेचुरल रिसोर्स है पानी, लाइक अदर नेचुरल रिसोर्सेज, और यहाँ पे बोल दे, यहाँ पे रिसोर्सेज की बात है, लाइक वाटर वगैरह। सर लाइक भी आया दोनों जगह, रिसोर्स भी आया दोनों जगह, दो चीजें आ गई ऐसी, तो ये सही हो जाएगा सर, कनेक्टेड हो जाएगा। ऐसे कनेक्ट नहीं करना, बातों से कनेक्ट करना है, इसीलिए आपके गलत होते हैं। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। स्टॉप। शुरू करते हैं ए को पढ़ना। द इंडियन लग्जरी कार मार्केट। लग्जरी कार का मतलब, लग्जरी कार जानते हो ना, लग्जरी कार जो मतलब बहुत ज़्यादा महंगी कारें होती हैं, लग्जरी सुख सुविधा से भरी हुई। अपने लिए तो लग्जरी क्या है, मारुति 800 है, ठीक है, तो वो वाली लग्जरी कार नहीं होती। जैसे गांव में होता है ना कि छोटी मोटी कार ले आए पुरानी सेकंड हैंड 40-50 हज़ार रुपए की मारुति 800 ले आया और हमारे पास गाड़ी है, इस तरीके से होता ही नहीं होता गाँव के अंदर। गाँव के अंदर ये ज़्यादा होता है, तो वो कोई लग्जरी गाड़ी नहीं होती। लग्जरी गाड़ी आपकी ओडी वगैरह, जो आपकी BMW वगैरह जो लाखों में आती है, कम से कम 30 लाख से स्टार्ट होती है, मतलब वो भी इतनी लग्जरी नहीं मानी। ज़्यादातर अगर मोस्ट लग्जरी बात करें तो वो तो आपकी करोड़ों में आती है। तो बोल सकते हो 30-40 लाख की गाड़ी आपके पास है तो वो लग्जरी कार आप बोल सकते हो, वो लग्जरी कार है।
ये 50-60 हज़ार की जो कबाड़ से लेकर आते हो ना, वो वाली आपकी लग्जरी कार नहीं होती है, ठीक है। वो एक डब्बा होता है जिसको धक्के लगा कर ही क्या किया जाता है, चलाया जाता है। द इंडियन लग्जरी कार मार्केट, जो इंडियन लग्जरी कार मार्केट है एक्सपेंडेड, उसने क्या किया, एक्सपेंड किया, बढ़ाया। ये चीज़ आपने देखी होगी गाँव के अंदर, आपके रिलेटिव वगैरह आपने देखा होगा कि कुछ मतलब कार ले आते हैं ऐसे सेकंड हैंड वगैरह, जो छोटी मोटी ले आते हैं, उसके बाद में चौड़े होकर चलते हैं, ठीक है, एटीट्यूड दिखाते हैं, हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी है। होता ही नहीं होता? ये कितनों ने फेस किया मुझे बताना आप लाइव चैट के अंदर। ये मैक्सिमम ने फेस किया होगा कि यही चीज़ें होती है कि उनको पता है कि मतलब छोटी मोटी ऐसी चीज़ें करके ही वो क्या करते हैं, आपको मतलब चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें आप है ना मतलब टेंशन में मत आया करो कि उन्होंने लग्जरी कार ले ली, हमारे पास ऐसी नहीं है। उससे तो अच्छा है आप पैदल ही ठीक हो, रास्ते में कहीं रह जाएगी तो बैठे रहना वहाँ पे। तो शुरू करते हैं। द इंडियन लग्जरी कार मार्केट एक्सपेंडेड, उसने क्या किया, एक्सपेंड किया, बढ़ाया। क्या बढ़ाया, 8 CAGR, ये कोई रेट वगैरह है, ऑफ 37.12% ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 07 to 15, 2007 से 2015 तक की। मतलब लग्जरी कार मार्केट ने अपनी बढ़ाया है। बढ़ाया इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, अगर आपको ये नहीं पता ये डेटा वगैरह क्या है तो भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऐसे बोलो कि लग्जरी कार मार्केट ने क्या किया, अपना जो डेटा है उनका बढ़ चुका है। मतलब एक टाइप से ये CAGR जो आपका एक्सपेंड हुआ है, इसका मतलब क्या है, लग्जरी कार वगैरह की इंडियन मार्केट में बढ़ोतरी हुई है, उनकी संख्या बढ़ी है। विद किसके साथ, विद 50,000 यूनिट, 50,000 यूनिट्स जो है इन 2015, 2015 में, जो कि क्या है, अबाउट 1% ऑफ पैसेंजर व्हीकल मार्केट इन इंडिया, जो लगभग क्या है, टोटल पैसेंजर व्हीकल मार्केट है, जिसमें आपकी सारी की सारी व्हीकल आ जाते हैं, पैसेंजर वाले व्हीकल, जो यात्रा करने वाले, उनका क्या है, 1% है। इसमें सारी चीज़ें आ जाएगी, जो पैसेंजर के जो व्हीकल होते हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। उसका क्या है, लगभग 1% हो चुका है इंडियन लग्जरी कार मार्केट। तो आप ऐसे बोलो कि इंडियन लग्जरी कार मार्केट में बढ़ोतरी हुई है, मीनिंग शॉर्ट लेना है अपने को। बी में बात करें, फ्रॉम ऑटोनोमस ड्राइविंग व्हीकल्स, जो ऑटोनोमस ड्राइविंग व्हीकल्स है, ऑटोनोमस का मतलब जो स्वचालित जो ड्राइविंग व्हीकल्स हैं, तो ये भी आ चुके हैं, ऑटोमेटिक वाले भी आ चुके हैं। आपने देखा हो तो, जैसे बात करें अपने गूगल के अंदर, जो उसका जो हेडक्वार्टर वगैरह, जो ऑफिस वगैरह, वहाँ पे ये चलते हैं, और एम्प्लॉयज़ वगैरह लाने ले जाने के लिए, पैट्स वगैरह जो कुत्ते वगैरह होते हैं, कुत्ते बिल्ली, उनको भी लाने ले जाने के लिए यूज होता है ये। तो फ्रॉम ऑटोनोमस ड्राइविंग व्हीकल्स, जो ऑटोनोमस ड्राइविंग व्हीकल्स है, दैट जो यूज करते हैं कंप्यूटर विजन यूज करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं, तो लाइव ट्रांसलेट करना किसी चीज को, मेड पॉसिबल, जो कि मेड पॉसिबल है बाय किसके द्वारा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल जो नेटवर्क है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, तो उसके द्वारा जो है, इसके लिए वो ऑटोनोमस जो आपके क्या है, मतलब फ्रॉम ऑटोनोमस जो आपके क्या है व्हीकल्स है, जो ऑटोमेटिक चलने वाले व्हीकल्स है, कंप्यूटर विजन का यूज करते हैं, उससे लेकर लाइव ट्रांसलेशन वाले जो आपके क्या है, लाइव ट्रांसलेशन जो कि मेड किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, जो मतलब डायरेक्ट ट्रांसलेशन हो जाए उसका, ऐसा पॉसिबल हुआ है किसके द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। उससे लेकर इस तक क्या किया है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मेकिंग, क्या कर रही है, बना रही है, एवरी इंटरफेस, हर जो इंटरफेस है, मतलब जो कनेक्शन किया जाता है, इंटरफेस का मतलब आपस में इंटरेक्शन वगैरह करना, बोथ सिंपल भी बना रही है और स्मार्ट भी बना रही है, एंड सेटिंग ए हाई बार, बार का मतलब रुकावट भी होता है, बार का मतलब हाईलाइट भी होता है, हाई बार ऑन, हाई बार फॉर किसके लिए, फॉर हाउ फ्यूचर इंटरेक्शंस विल वर्क, कि फ्यूचर में जो इंटरेक्शन होंगे, लोगों को आपस में इंटरेक्ट करेंगे, वो किस तरीके से करेंगे, उसके ऊपर एक पॉइंट तैयार कर रही है, उसके लिए एक बार तैयार कर रही है, ठीक है, समझ में आई। तो मतलब क्या निकला यहाँ से, कि ऑटोमेटिक ड्राइविंग व्हीकल से लेकर लाइव ट्रांसलेशन हो जाना, डायरेक्ट मतलब कोई भी आपने लैंग्वेज वगैरह बोली, उसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन हो जाना, इस तक जो AI जो है वो क्या कर रही है, हर जो इंटरफेस है उसको सिंपल भी बना रही है, और क्या हो रही है, स्मार्ट बना रही है, मतलब बहुत ज्यादा इजी बना रही है, मतलब सिंपल भी बना रही है और उसको स्मार्ट बना रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पे बात की कि कितनी शानदार वाला काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है, ठीक है। तो पहले क्या बोला है, लग्जरी कार क्या हो चुकी है, एक्सपेंड हो चुकी है, उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रही है, इंटरफेस वगैरह को सिंपल वगैरह बना रही है। तो वो लग्जरी कार में बढ़ोतरी, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह जो कारों वगैरह में, ड्राइविंग व्हीकल्स में यूज हो रही है, तो उससे कनेक्टेड हो सकता है, अलग भी हो सकता है, पता नहीं अभी भी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सी में चलते हैं, सारे पढ़ेंगे, इजीली हो जाएगा। द मार्केट इज डोमिनेटेड, मार्केट क्या है आपका, डोमिनेटेड है, मतलब जिसमें डोमिनेट का मतलब प्रभुत्व होना, मतलब ज्यादा उसकी पावर होना, डोमिनेटेड बाय प्लेयर्स, किसके द्वारा, प्लेयर्स के द्वारा, जैसे कि सच एज BMW हो गया आपका,
मर्सिडीज हो गया, ओडी हो गया, जैगुआर हो गया। तो मार्केट जो है वो डोमिनेटेड है, मतलब मार्केट में किसका राज है, कौन कौन से प्लेयर का राज है, BMW, मर्सिडीज, ओडी एंड जैगुआर, इनका राज है। अब आप बोलो सर मार्केट में तो अपने बात करें स्विफ्ट डिजायर वगैरह, इनका भी मतलब बहुत ज्यादा राज है, मारुति का हो गया, ठीक है, ये ज्यादा चलती है सर, होंडा की गाड़ियां ज्यादा चलती है, हमने तो यही देखी है। तो ये कौन से मार्केट की बात कर रहा है, ये लग्जरी मार्केट की बात कर रहा है, ओनली लग्जरी मार्केट की, ठीक है। उसके वे में अगर अपने बात करें तो उसमें तो इनकी मतलब डोमिनेशन नहीं है, वो तो एवरेज की फॉर्म में बात करें तो दूसरी गाड़ियां जो आपकी हैं वो ज्यादा आगे हैं, ठीक है। तो ये मार्केट की बात कर रहा है, कौन सा, लग्जरी मार्केट की। डी में बोला है, अब ए में क्या बोला, लग्जरी मार्केट एक्सपेंड हुआ। बी में क्या बोला, ऑटोनोमस ड्राइविंग वगैरह या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण, और इसने सारी चीजों को क्या कर दिया, सिंपल बना दिया। सी में बोला है कि मार्केट जो डोमिनेटेड है लग्जरी वाला, वो क्या, BMW वगैरह इन गाड़ियों के द्वारा डोमिनेटेड है। डी में बोल रहा है इंडिया के पास है द वर्ल्ड्स 12th लार्जेस्ट HNI पॉपुलेशन, इंडिया के पास दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी HNI पॉपुलेशन है। तो ये जनसंख्या की बात कर रहा है, विद किसके साथ, विद एक ग्रोथ, किसकी ग्रोथ क्या है, ऑफ 20.8% की ग्रोथ के साथ, हाईएस्ट अमंग द टॉप 12 कंट्रीज, जो ग्रोथ सबसे हाईएस्ट है। मतलब इंडिया क्या है, वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन उसके पास क्या है, इंडिया के पास HNI पॉपुलेशन क्या है, 12वें रैंक पे है दुनिया के अंदर। पॉपुलेशन जनसंख्या, HNI जो पॉपुलेशन जनसंख्या है वो 12वीं रैंक पे है। किसके, ग्रोथ कितनी है, HNI पॉपुलेशन की ग्रोथ 20.8% है, जो कि पूरी दुनिया में ही सबसे ज्यादा, वो 12 कंट्री उनमें सबसे ज्यादा है। ये मैं समझाऊंगा कैसे बोल रहे हैं। तो ये पॉपुलेशन जनसंख्या की बात कर, HNI पॉपुलेशन की बात कर रहा है, लग्जरी कार वगैरह की बात नहीं कर रहा, ठीक है, ग्रोथ वगैरह की बात कर रहा है HNI पॉपुलेशन की। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा तो आपको मतलब यहाँ इसकी फुल फॉर्म HNI की आनी चाहिए, तभी ये क्लियर होगा। अदरवाइज डायरेक्ट ही पता लग रहा है कि यहाँ पे दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है किसकी, HNI की, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात कर रहा है। चलो एक और पढ़ लेते हैं एक बार, फिर कंफ्यूजन क्लियर होगा। ओडी ने सोल्ड किया, बेचा 11,292 यूनिट्स, इतनी यूनिट्स ओडी ने बेची, ठीक है। इन 2014-15 2014-15 में उसने कितनी यूनिट बेची, 11,292 गाड़ियां अपनी ओडी ने बेची, ठीक है। ये दूसरी गाड़ियां जो होती है ना लो बजट वाली, वो लाखों में बिकती है, ठीक है, ये हजारों में बिके, वो लाखों में बिकती है। वाइल जबकि द बिगेस्ट लग्जरी कार सेलर, सबसे बड़ा जो कार सेलर है मर्सिडीज बेंज, सोल्ड अराउंड 11,213 कार्स इन फाइनेंशियल ईयर 2015 में जो मर्सिडीज है उसने 11,213 कारें बेची। ए वाला बोल रहा है इंडियन लग्जरी मार्केट है वो बढ़ चुका है कारों वाला। बी बोल रहा है कि ऑटोनोमस ड्राइविंग वगैरह आई है और क्या है, लाइव ट्रांसलेशन वगैरह हुए हैं, उसके साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या करे, इंटरफेस को क्या करे, बिल्कुल सिंपल बना रही है, मतलब इन गाड़ियों में AI यूज हो रहा है, इस तरीके से ये कनेक्ट कर पा रहा है। सी बोल रहा है कि मार्केट डोमिनेटेड है BMW वगैरह, मतलब लग्जरी कारों वाला ही मार्केट। और ई बोल रहा है कि जो लग्जरी कारों की जो ब्रांड है ओडी और मर्सिडीज बेंज, उन्होंने इतनी बेची। लेकिन डी बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि HNI पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो 12वें नंबर पे है। तो ये पॉपुलेशन जनसंख्या की बात कर रहा है और ये सारे लग्जरी मार्केट की बात कर रहा है कि वहां पे क्या क्या मतलब इंप्रूवमेंट आए हैं, कितनी ग्रोथ हुई है। तो डी आपका सबसे अलग चला गया, तो आंसर आपका क्या रहेगा, डी। अब HNI पॉपुलेशन क्या होती है, आई थिंक इसका क्या होता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, इस तरीके से होती है ये, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ये हाँ यही होती है इसकी फुल फॉर्म, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल पॉपुलेशन। तो मतलब इंडिविजुअल का मतलब कोई एक व्यक्ति, इस तरीके से हाई नेटवर्थ जिसकी सबसे ज्यादा हाई, बहुत ज्यादा नेटवर्थ हो, मतलब इनकम वगैरह बहुत ज्यादा हो। तो ये आपका मतलब क्या है, एक टाइप से जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। जीके HNI की फुल फॉर्म आपसे पूछ ले कि क्या होता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इस तरीके से ये इसकी फुल फॉर्म आपकी होती है। पूछ लेते हैं एच का क्या मतलब मीनिंग है, या फिर एन का क्या मीनिंग, आई का क्या मीनिंग है, फुल फॉर्म में पूछ लेंगे डायरेक्ट। तो ये जीके का करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर भी आपका इंग्लिश में आता है, तो वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वो भी चीज यहाँ पे आपका करंट अफेयर भी बनता है और करंट अफेयर आता है तो आपके इंग्लिश में भी काम आता है। तो ये होता क्या है HNI पॉपुलेशन की, मतलब जो सबसे ज्यादा जो बिलेनियर बोल दो आपकी, जो सबसे ज्यादा अमीर लोगों की बात करें, तो इंडिया में अगर पॉपुलेशन की बात करेंगे सबसे ज्यादा अमीर लोग कितने हैं, ठीक है, तो वो क्या है, इसका एक क्राइटेरिया होता होगा, वो आप चेक कर लेना गूगल वगैरह से। तो सबसे ज्यादा जो अमीर लोग हैं, लोगों की जो संख्या है अमीर लोगों की, उसके मामले में इंडिया की रैंक क्या है, 12वीं। जैसे मान लो अपने बात करें किसी देश में 15 लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अमीर हैं, किसी में 10 बहुत ज्यादा अमीर है, इस तरीके से अगर अपने बात करें तो इंडिया में जितने उन लोगों को लें, मतलब उनकी कैलकुलेशन करें 50, 60, 70, 80 जितने भी जिस तरीके से हो, तो वो 12वीं रैंक पे है, मतलब लोगों की संख्या की फॉर्म में।
और ग्रोथ की फॉर्म में बात करें तो इंडिया क्या है, उन 12 कंट्रीज में हाईएस्ट पे है। मतलब पैसे की बात करें, सभी की इनकम मिला दें तो इंडिया हाईएस्ट पे आ जाएगा। तो मतलब इस पे कौन आ गया, आपके अडानी अंबानी वगैरह ये सारे के सारे आगे, समझ में आई चीज, रतन टाटा वगैरह ये सारे आगे, तो उनकी ये यहाँ पे क्या कर रहा है, बात कर रहा है। क्लियर है। तो ये आपका अलग से क्या, ये सारी लग्जरी गाड़ियों की बातें कर रहा है, और ये जो अमीर लोग हैं उनकी बातें कर रहे हैं। अब अमीर लोग गाड़ियां खरीदेंगे वो अलग बात है, लेकिन यहाँ गाड़ियां खरीदने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है गाड़ियों की, मतलब लग्जरी मार्केट की सिचुएशन क्या है इंडिया के अंदर, और ये बता रहा है कि जो अमीर लोग हैं वो कैसे हैं। तो ये अमीर लोगों की बात, वो गाड़ियों की बात, तो दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग, इसका मतलब डी आपका बिल्कुल अलग है। क्लियर है, समझ में आया किस तरीके से हुआ। तो इस तरीके से आपको ये पैटर्न करना होता है, बिल्कुल इजी पैटर्न होता है, आपको बस मीनिंग लेना होता है। इसकी लैंग्वेज टफ हो सकती है, आपने यहाँ पढ़ा है तो आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है। और लैंग्वेज कब समझ में आएगी आपके, जब आप रेगुलर रहोगे एडिटोरियल क्लासेस, वहाँ से आपको समझ में आएगी लैंग्वेज की, बोलना क्या चाहता है सेंटेंस, तो वो क्लासेज आपके लिए रेगुलर रखनी पड़ेगी। समझ में आया। तो इस तरीके से इस पैटर्न को करना। अब एक मेरी बात याद रखना, आप क्लासेज में रेगुलर रहो। मैंने जैसे देखा है कि अभी जैसे प्री का एग्जाम हो गया, उसके बाद में स्टूडेंट्स जो क्या है, वो उनकी जो संख्या उसमें गिरावट आई है, मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स लाइव आ रहे हैं, तो गलत बात है ये। मैं फिर से आपको बोल दूं, अब की बार जो चांस है एसबीआई का, बहुत ही अच्छा चांस है। मुझे पता है क्यों कमी आ रही है, आरआरबी के कारण आ रही है, लेकिन आरआरबी आपको धोखा दे सकता है और देगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। लेकिन एसबीआई अब की बार बढ़िया चांस है। तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट भी है ये कि आपने भी देख लिया क्लासेस में स्टूडेंट्स कैसे कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या निकला, स्टूडेंट्स का फोकस कहाँ पे चला गया, आपका आरआरबी पे चला गया। 31 जुलाई को आपका अगर नहीं भी होता है एग्जाम आपका एसबीआई का, तो आगे की बात करें तो अगस्त में तो आपका होगा ही होगा, तो भी स्टूडेंट्स को टाइम नहीं मिलने वाला, क्योंकि अभी आपके आरआरबी के एग्जाम आएंगे, प्री का होगा, फिर आरआरबी मेंस के ऊपर फोकस्ड हो जाएंगे स्टूडेंट्स सारे के सारे। फिर जो आपका मेंस का जो आरआरबी का है वो ओवरलैपिंग करेगा एसबीआई मेंस के साथ। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जब एक बार छोड़ चुके हैं एसबीआई को वो, क्योंकि इंग्लिश वगैरह को उन्होंने छोड़ दिया, तो इंग्लिश तो सबसे बड़ा कांटा होता है ना मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए, सोच में उनका कांटा होता है, वैसे तो कोई कांटा नहीं होता। जो आपका इंग्लिश होता है वो स्पोर्टिव होता है, स्पोर्ट करता है, लेकिन आपकी सोच ही ऐसी है तो वो कांटा ही लगेगा आपको। तो स्टूडेंट्स जब इंग्लिश को छोड़ गए, जब प्री एग्जाम हो जाएगा आरआरबी का, तो उसके बाद में स्टूडेंट्स आरआरबी के मेंस पे फोकस करेंगे और इंग्लिश पे फोकस नहीं करने वाले। मैं श्योर हूं इस बात के लिए कि इंग्लिश पे फोकस नहीं करने वाले। तो इसलिए आपका जो मेंस का एग्जाम है एसबीआई का, वो आपके लिए इजी बन जाएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, अगर आपका पोस्टपोन होता है तो अगस्त में जाएगा आपका एसबीआई का एग्जाम, तो उसके बाद में अभी ये पीओ का होगा, फिर क्लरिकल का हो रहा जाएगा, और अभी उसके एडमिट कार्ड भी आने वाले हैं कुछ थोड़े दिनों में, 10 एक दिनों के अंदर आपके जो आपका आरआरबी कलर का एग्जाम है उसके भी एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो वो आ जाएगा तो फिर स्टूडेंट्स फिर उस क्लरिकल में भी क्या हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे। तो वहां से भी एक नेगेटिव पॉइंट उन स्टूडेंट्स के लिए और आपके लिए प्लस पॉइंट कि वो उधर फोकस्ड हो जाएंगे। अब पीओ के ऊपर फोकस्ड है, फिर कलर के ऊपर फोकस्ड हो जाएंगे, तो आपका जो एसबीआई का मेंस का एग्जाम है फिर उसमें कंपटीशन और कम हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए तो क्या रहेगा, प्लस पॉइंट रहेगा। 31 जुलाई को अगर होता है तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है, आपने जैसे क्लासेस में देखा है, क्योंकि मैक्सिमम के माइंड में ये चला है कि पोस्टपोन्ड होगा। एसबीआई का अपने कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी कर सकता है। चांसेस तो हैं पोस्टपोनमेंट के, ठीक है, लेकिन अपने बोल नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि पिछली बार इसने किया था उसके बाद से भरोसा नहीं रहा कि ये कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। जैसे आपने देखा स्टूडेंट्स क्या हो गए, कम हो गए इंग्लिश की क्लासेस में, तो ये प्लस पॉइंट है। 31 को होता है तो श्योर सिलेक्शन है आप लोगों का, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट छोड़ चुके हैं। आरआरबी जो आपका एग्जाम है उसके प्री की तैयारी में जुड़ गए हैं, बहुत अच्छे वाले, क्योंकि उनको पता है कि आरआरबी के एग्जाम के लिए तो बहुत तगड़े वाली तैयारी करनी पड़ेगी, तो प्री के एग्जाम पर फुली फोकस्ड है। तो 31 जुलाई को होता है तो बहुत ही बढ़िया चांस है। अगस्त में भी होता है तो भी प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए। लेकिन रेगुलरिटी ब्रेक करोगे तो रोना रहेगा, और ये गारंटी है मेरी, 100% रोगे अगर रेगुलरिटी ब्रेक करोगे तो आपके जितने भी साथ वाले जो थे क्लासेस में रेगुलर आते थे उनको एक बार बोल देना, मेरा ये संदेश दे देना, उनको मैसेज दे देना कि सर ने ये बात बोली है और ये रियलिटी है। ज़्यादा टाइम की जरूरत नहीं है, अभी थोड़े टाइम की बात है, महीना या 2 महीने में आपको पता लग जाए। मतलब ज़्यादा वेट भी नहीं करना कि 2-3 साल बाद इम्पैक्ट होगा, महीने 2 महीने बाद आपको पछतावा हो जाएगा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, समझ में आ रहा है आप लोगों के। तो रेगुलरिटी ब्रेक मत करो, इतना बड़ा मतलब गलत डिसीजन लेकर खुद को मतलब खराब मत करो, बाद में कुछ नहीं बचना अपने पास, सिर्फ पछतावा रहेगा, और ऐसी अपॉर्चुनिटी बाद में आने वाली भी नहीं है, ठीक है। तो रेगुलर रहना क्लासेस में, और ये पैटर्न दोबारा से रिवाइज कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के एग्जाम के लिए। और देखो अपनी वर्किंग से ये बिल्कुल इजी, सेंस और वर्किंग से बिल्कुल इजी आपका बन चुका है। क्लियर आप लोगों को समझ में आया? तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।